क्या आपको पता है आप 10 मार्क यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 1 के अंदर इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम में 5 क्वेश्चन अब कंप्यूटर के आने लगे हैं, जिसकी वजह से ये 5 क्वेश्चन काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 के अंदर। एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इस चैप्टर का नाम है और इसके अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उनको जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर टोटल 15 क्लासेस होंगी एंड इन दिस 15 क्लासेस आप पूरे के पूरे कंप्यूटर सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। क्लासेस सिर्फ और सिर्फ 10 आवर के अंदर खत्म हो जाएंगी। ना कोई बल्कि पीडीएफ दूंगा, ना कोई बल्कि वीडियो होगी। वीडियो आपकी होगी हार्डली 20 मिनट से 30 मिनट और 20 से 30 मिनट के अंदर आप 15 वीडियो देख करके आप पूरे के पूरे सीएपीएफ पेपर 1 के अंदर पूछे जाने वाले कंप्यूटर को 10 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और इन 10 आवर्स के अंदर आप अपने पेपर 1 में 10 मार्क्स इंश्योर भी कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें से पूछ सकते हैं और इस बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। बैच के अंदर देखो हम सारी चीजें जो कंप्यूटर से पूछी जा सकती है, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आते हैं लेक्चर के ऊपर और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम कंप्यूटर कहते किसको हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको पता लगेगा कि सर जो कंप्यूटर हमारा है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। मतलब आपकी डेटा विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब क्या करती है, प्रोसेस होती है, तो उसी चीज को, उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास डेटा है, आपने डेटा को इनपुट किया, जैसे आपने डेटा को इनपुट किया वो क्या होगा, प्रोसेस होगा विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इस चीज को जब प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर के बाद आपको एक मीनिंगफुल इनपुट जो है वो मिल जाएगा, यानी कि आप डेटा को इंसर्ट करोगे, डेटा कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ वो प्रोसेस होगा एंड देन आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो ऐसी ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं, जहां पर हमारी डेटा साइमल्टेनियसली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो उस चीज को हम कहते हैं कंप्यूटर। आई होप कि कंप्यूटर क्या है ये आपको पता लगा होगा। अब देखो हम आते हैं कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हमारे दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है हार्डवेयर और एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो हार्डवेयर बेसिकली हमारी एक ऐसे कंप्यूटर के पार्ट को कहते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर या कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट इज नोन एज हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हार्डवेयर। और ये बेसिकली कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मदरबोर्ड, कीबोर्ड और माउस, ये हमारे क्या होते हैं, जो हार्डवेयर हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं। वहीं पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सॉफ्टवेयर के बारे में। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा जाता है कि कोई ऐसा, बोल सकते हो कि ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जो कि प्रोग्राम को रन करता है, कोई ऐसा प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंप्यूटर के द्वारा गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन हमारी प्रोग्राम्स है, उसको रन करने का काम जो है वो करता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमारा फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो ये हमारे हार्डवेयर होते हैं, इनको रन कराने के अंदर, इनके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो रन होते हैं, उस चीज को कराने के अंदर अगर कोई चीज यूज होती है तो दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन, एक हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो जाएगा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड एंड फोटोशॉप। ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, सॉफ्टवेयर के। तो आई होप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर अब आपको डाउट नहीं रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। देखो हार्डवेयर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस, कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसे फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का वो हिस्सा जो हार्डवेयर के अंदर किसी प्रोग्राम को रन करता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल कुछ पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। मदरबोर्ड, कीबोर्ड और माउस, ये एग्जाम्पल हमारे होते हैं हार्डवेयर के। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड एंड फोटोशॉप जो है वो हमारे एग्जाम्पल होता है सॉफ्टवेयर का।
देखो जब हम कीबोर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल कीबोर्ड होता है, एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड ना तो हार्डवेयर होता है ना तो सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि इन दोनों का ब्लेंड होता है। मतलब ये एक एक्सेप्शन है और इस चीज को आप ध्यान रखना कि ब्लेंडिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कौन होता है, तो दैट इज कीबोर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर के कोर आर्किटेक्चर के ऊपर। कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है उनकी जरा हम बात करते हैं। देखो कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, है ना। तो कंप्यूटर के पास एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीपीयू क्या है या कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा ये करता क्या है, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो सारी की सारी चीजें इसी के थ्रू प्रोसेस होती हैं, इसी के थ्रू जो है वो निर्देश की जाती है। फिर हमारे पास आता है एक दूसरा जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर के अंदर, वो है इसका स्टोरेज वाला आर्किटेक्चर। देखो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज भी होता है। स्टोरेज क्या होती है, बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डेटा को सेव करती है या फिर स्टोर करके अपने अंदर रखती है। यानी कि कोई चीज कंप्यूटर में होगी तो अगर वो सेव हो रही है, कहीं पर स्टोर हो रही है, तो दैट इज द डिवाइस जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, जहां पर गिवन डेटा को स्टोर एंड सेव करके रखा जाता है। अब इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है इसके एग्जांपल है हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड इसके अलावा मेमोरी कार्ड। तो ये सब हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। देखो सीएपीएफ एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक्टिव प्रोसेसिंग हो ना, एक्टिव प्रोसेसिंग जो वोलेटाइल होती है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज सीपीयू। और याद रखना कि जो हमारी स्टोरेज होती है फॉर द परमानेंट डेटा रिटेंशन, उसके लिए भी हमारी जो सीपीयू होती है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं हमारी पेरिफेरल इंटरफेरेंस की। अब यहां पर देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीज इंसर्ट करते हो, आप कोई चीज देखते हो, तो वो दो तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी और दो तरीके से आप उसे समझ पाओगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, दूसरी हो गई आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस एक ऐसे इक्विपमेंट को कहते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड किया जाना, कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कीबोर्ड और माउस हो गया, तो कीबोर्ड और माउस से क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट किया जाता है, फिल किया जाता है। सो इट कैन बी अ इनपुट डिवाइस। फिर हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसके ऊपर जब आप कोई डेटा फिल करते हो, जब कोई डेटा आप इंसर्ट करते हो, तो जो आपको चीज कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देती है, सुनाई देती है, या फिर वो इक्विपमेंट जिसकी वजह से हमें हमारा आउटपुट रिजल्ट जो है ना वो दिखाई और सुनाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। समझते हैं कैसे, जैसे यहां पर मान लो ये कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर के आगे आपने कीबोर्ड रखा हुआ है। अब कीबोर्ड पर अगर आप प्रेस करोगे 3ABC कुछ भी, तो यहां पर क्या लिखेगा, वही सेम चीज लिखेगी 3ABC ऐसे करके। तो जो आपने इंसर्ट किया जिस डिवाइस के थ्रू, इट विल बी इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस पर आपको ये इंसर्ट करा हुआ चीज दिखा, जिस डिवाइस पर इंसर्ट करी हुई वीडियो आपको दिखी, जिस चीज को आपने इंसर्ट किया और वो आपको सुनाई पड़ा किसी चीज की वजह से, तो दैट कैन बी अ आउटपुट डिवाइस। तो इंसर्ट करने वाले को इनपुट डिवाइस, और जहां से हमें कोई चीज दिखाई और सुनाई पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनके एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जो इनपुट डिवाइस है ये कमांड को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और आउटपुट उस रिजल्ट को दिखाते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर कमांड दिए गए हैं बाय द इनपुट डिवाइस। अब देखो जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर कुछ जनरेशन आती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5 जनरेशन। अभी जो है वो हम 5 जनरेशन को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन 5 जनरेशन को यूज करने से पहले हमने फर्स्ट जनरेशन को बनाया होगा। तो आइए समझते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देखो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है ना, इसके अंदर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब्स हमें देखने को मिलेंगे, और इस चीज का आप ध्यान रखना कि इन द फर्स्ट जनरेशन हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछेगा कि वो कौन सा जनरेशन है जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी, तो दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन, बताओ सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया,
और थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं आईसी चिप, यहाँ पर हमने आईसी सर्किट आईसी चिप का इस्तेमाल किया। जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे यहाँ पर हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। और जो हमारे फिफ्थ जनरेशन है वहां पर हमने यूएलएसआई, इसका मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हमने इस्तेमाल किया। अब याद रखना कि ये जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन का इवोल्यूशन हुआ है, याद रखना ये इवोल्यूशन जो है वो हुआ है फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हमारे कंप्यूटर की जो साइज है वो धीरे धीरे करके छोटी होती गई, कैसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती गई और कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे की तरफ शिफ्ट करती गई। अब इस चीज को समझने के लिए कि कंप्यूटर का साइज कैसे बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, कैसे जो कंप्यूटर की स्पीड थी पहले कम थी फिर और बढ़ी फिर और बढ़ी, इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। अब देखो फर्स्ट जनरेशन जो है ये कंप्यूटर हमारा सबसे पहला बना था इन द ईयर 1946, यानी कि 1946 के अंदर पहली बार हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देखा। याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लार्ज इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के जैसे होते थे, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसी तरीके का हमारा कुछ वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जो कि हम इस्तेमाल करते थे। याद रखेंगे ये वर्क करते थे वाया इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी के दौरान ही क्या करते थे, उसी के थ्रू काम करते थे। आपको याद रखना ये होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना वो काफी ज्यादा साइज में बड़े थे, काफी ज्यादा हीट भी जनरेट करते थे और ये हाईली एक्सपेंसिव थे, यानी कि आप इन्हें खरीद नहीं सकते थे। अगर आप रियल इमेज देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके के हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे जिनका हम इस्तेमाल करते थे। तो दिख रहा है ना कितना बड़ा ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर का हम क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ होते थे। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनके अंदर हमें दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एक है इनिएक, एक है एडवेक। अब याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो इनिएक है और एडवेक है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब जो ये इनिएक है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और जो एडवेक है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनिएक और एडवेक कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है। इनके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलो तो ये एडवेक में क्या आएगा आपका डिस्क्रीट आएगा और इनिएक में क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ चीजें आप जो रिवाइज कर सकते हो, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हार्डवेयर की। देखो हार्डवेयर का मुख्य काम यानी कि मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये एक टेंजिबल पार्ट होता है जो कि टूट सकता है, ये एक फिजिकल पार्ट हो सकता है जिसको हम देख छू या समझ सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन कौन से हमारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर के, कौन कौन से हमारे हार्डवेयर के पार्ट है। तो देखो हार्डवेयर के जो हमारे पार्ट हैं दैट इज मदरबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर, ये हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो ये टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, मतलब इन्हें हम ना तो देख सकते हैं, सॉरी इन्हें हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते एक तरीके से, सिर्फ हियर कर सकते हैं और उनके ऊपर विजुअल्स को देख सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं प्रोग्राम को चलाने के लिए। और इनके एग्जाम्पल हमारे विंडो, MS वर्ड और फोटोशॉप हो जाएंगे। इनपुट डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि वो डिवाइस जो कि डेटा को इंसर्ट करता है वो इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड और माउस हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो जिनके थ्रू हमारे द्वारा पुट करी गई इंफॉर्मेशन की डिलीवरी हमें दिखती है, तो उस डिलीवर्ड प्रोसेस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम देखते हैं। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। फिर हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हमने बात करी और हमने देखा कि इसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे और इसके दो एग्जांपल थे, एक था इनिएक और एक था एडवेक। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया, तो आपको ये सारी चीजें याद आ गई होंगी। बट अगेन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आप भूले नहीं। सबसे पहले तो हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का जिसे हम देख या छू सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मदरबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख और सुन सकते हैं, दैट इज द सॉफ्टवेयर। और इसके एग्जांपल है विंडो, MS वर्ड और फोटोशॉप। फिर आता है इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट डिवाइस वो चीज होती है जिसके थ्रू हमारा जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर होता है, हमें दिखता है। इसके एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। फिर आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब की बात करी और यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। इनिएक और एडवेक यहाँ पर दो इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर। देखो अभी तक हमने जो देखा वो था हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जहां पर कुछ इस तरीके के एक बहुत बड़े जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इन बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके हमने क्या करा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो आपको ये दिख रहा है ना, दैट इज ट्रांजिस्टर, यानी कि इस चीज को रिप्लेस करके हमने इस छोटे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने क्या कर दिया, शुरू कर दिया हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की जनरेशन थी वो बदल गई। आप देखोगे कि जो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं सेकेंड जनरेशन में, और ये जो है वो हमारे वैक्यूम ट्यूब को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसने बनाया, तो विलियम शॉकली और जॉन ब्रैडन ने क्या किया था, इस चीज को बनाया था। अब याद रखना कि जो ये हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होता है, इनकी साइज और हीट के बारे में हमें क्या पता लगता है। देखो इनके साइज और हीट के बारे में हमें ये पता लगता है कि जो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है ना, इनका साइज काफी छोटा हो गया था एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी कम हीट को रिलीज करते थे और कहीं ना कहीं कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी करते थे। जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड स्पीड की, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारी स्पीड है इस कंप्यूटर की, वो शिफ्ट हो गई थी मिलीमीटर से माइक्रो सेकेंड के अंदर। तो याद रखना कि जो मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के अंदर इसकी क्या हो गई थी, स्पीड जो है वो शिफ्ट हो गई थी, और ये काफी ज्यादा रिलायबल भी हो गया था। अब यहाँ पर प्राइमरी आर्किटेक्चर अगर हम देखें मेमोरी का, मतलब किस टाइप की मेमोरी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज होती थी, तो आपको पता लगा कि यहाँ पर दो मेमोरी यूज होती थी, एक होती थी प्राइमरी और एक होती थी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल करते थे, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पर हम मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क टाइप की मेमोरी का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करी जाती थी, तो बोलोगे सर 2G जो कंप्यूटर आते थे ना उसके अंदर ये चीज इस्तेमाल करी जाती थी, और ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा हुआ करती थी। फिर हमारा मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, तो याद रखेंगे देखो यहाँ पर मैग्नेटिक इसमें भी आ रहा है, मैग्नेटिक इसमें भी आ रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक टाइप की हमारी मेमोरी यूज होती थी वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड जनरेशन के अंदर ही यूज होती थी। अब देखो यहाँ पर इवोल्यूशनरी लीप्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अब ये जो हमारा वैक्यूम से शिफ्ट था जो कि ट्रांजिस्टर पर आया, तो इसके वजह से क्या था कि जो लोग हैं ना उन्होंने हार्डवेयर हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा था कि उन्होंने इस तरीके के जो बड़े बड़े वैक्यूम्स थे उनकी जगह पर इतने छोटे से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को चला रहे थे। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं वो काफी ज्यादा यूज किए जाते थे फॉर द कमर्शियल यूज, ठीक है, लेकिन अभी भी मिलिट्री और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता था, और उसके साथ साथ कमर्शियल यूज के अंदर भी इस तरीके के 2G कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस क्रिटिकल बदलाव के बाद ये जो हमारा इवोल्यूशनरी एक तरीके से जो चेंज आया था, इस चेंज के बाद जो कंप्यूटर है वो सिर्फ सेना और विज्ञान तक सीमित ना रह करके जो हमारे कमर्शियल यूज थे उनके लिए भी किया जाने लगा था। अभी देखो सेकेंड जनरेशन के बारे में ही थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो सेकेंड जनरेशन जो हमारी कंप्यूटर है ना, याद रखेंगे कि इसका जो डीप डाइव है, यानी कि कंप्यूटर कब बना था, तो 1959 से 1965 में बना था, और इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि इसके सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग के बारे में क्या चीजें हम जान सकते हैं। देखो अभी तक जो हमारा 1G कंप्यूटर था ना, उस कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, किसी अलग सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये जो हमारा 2G लैंग्वेज आया था, मतलब 2G जो हमारी कंप्यूटर आई थी, इसके अंदर हमने अपने मशीन लैंग्वेज को जो कि 0S और 1S था, इसको चेंज करके असेंबली लैंग्वेज क्या कर दिया था, इस्तेमाल कर दिया था, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगा कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो मशीनी भाषा 0 और 1 थे उनको हट करके हमने असेंबली भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने लगा था। अच्छा, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब ये जो हमारे 2G कंप्यूटर थे ना, इस 2G कंप्यूटर पे आप एक साथ कई सारी फाइलों को चला सकते थे। जैसे आज हम टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर एक साथ 2-3 फाइलें रन करते हैं ना, मतलब बैकग्राउंड में वीडियो भी चलता रहता है, हम पढ़ाई भी करते रहते हैं, हम नोटपैड पे लिखते भी रहते हैं, तो एक साथ 3 से 4 प्रोग्राम क्या होते हैं, रन होते रहते हैं। तो सेम इसी तरीके का जो हमारा ये 2G जनरेशन था ना, इसने क्या किया कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो लेकर के आया, और एक साथ आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन क्या कर सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे। और ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा नहीं था कि आप एक साथ मल्टीपल काम कर सके। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन थी जो कि मैंने आपको बताए। अब देखो यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, इसके फायदे और नुकसान क्या थे उनको जरा हम देखते हैं।
सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था ना, इससे क्या हुआ कि जो इसकी पोर्टेबिलिटी है, मतलब पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बहुत हैवी, बहुत बड़े साइज का हुआ करता था, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। लेकिन ये कंप्यूटर कुछ इस तरीके से थे, थोड़े कम हैवी थे, और कम हैवी होने की वजह से ये थोड़े बेटर पोर्टेबिलिटी को दिखाते थे, और इनको क्या किया जा सकता था, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता था। अब याद रखना कि फ्यूअर हार्डवेयर फेलियर्स, मतलब इनके अंदर हार्डवेयर की फेलियर बहुत कम होती थी। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया था 2G के आने के बाद। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि देखो अभी भी ये इतने बड़े थे कि ये गर्म हो जाते थे और इनको ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब होता क्या था कि यहाँ पर एसी अगर नहीं होगा तो जब हम इसका यूज करते थे तो बार बार हमें मेंटेनेंस की नीड पड़ती थी, जिसकी वजह से एक्सपेंस काफी बढ़ जाता था। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब याद रखना कि इसके एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है। तो आप बताना कि आईबीएम जो है वो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, फोर्ट्रान जो है वो हमारा है, और ऐसे ही हमारा कोबोल जो है ये हमारी एक लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती थी इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो याद रखना अब सीएपीएफ के अंदर आप कैसे क्वेश्चन को ड्रिल कर सकते हो, क्या ट्रिक लगा सकते हो। तो इस तरीके से याद रखना कि जो 2G हमारी जनरेशन बोल सकते हो कंप्यूटर था, इसके अंदर क्या हुआ करता था, टेम शब्द से आप याद रख सकते हो। टेम शब्द में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो मेन टेक्निकल पार्ट था दैट वाज ट्रांजिस्टर। यहाँ पर लैंग्वेज जो था वो मशीन लैंग्वेज को हटा करके असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था। मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था, और एक्सपेंसिव ये अभी भी थे, तो इसके वजह से इसे काफी सारे लोग स्टार्ट नहीं कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, जो हमारे प्रोफेशनल या फिर कमर्शियल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके इनका स्टार्ट हो गया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनवेक और एडवेक बताओ किस चीज का एग्जांपल है, तो क्या आप बता पाओगे? अगर यस तो प्लीज कमेंट में बताना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि IBM 1401 ये किस जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो आप ये बताएंगे मेरे को कि ये जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर है सेकेंड जनरेशन कमर्शियल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अपने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर। देखो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ना, ये 1965 में स्टार्ट हुआ पहली बार, और 1971 तक ये चला है। इसका कोर आर्किटेक्चर क्या है कि अभी तक जो हमने देखा है कि हम एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। अब याद रखना कि इस आईसी चिप को जैक किबलिनी ने क्या किया था, बनाया था। और सिंगल आईसी चिप कंटेंट थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब पहले एक ही ट्रांजिस्टर हुआ करता था, लेकिन इस आईसी चिप के अंदर आप देख ही पाओगे कि ये छोटे छोटे कितने सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल आईसी चिप के अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर, हजारों के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो लगे रह सकते हैं। यहाँ पर आपके रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर भी जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होते हैं ऑन द सिलिकॉन स्लाइस, जिसकी वजह से हमारा आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो तैयार होता है। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो ये तो टेक्नोलॉजिकल हो गया कि अच्छा यहाँ पर हमने पहले क्या था, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, उसको हटा के हमने ट्रांजिस्टर यूज किया, फिर उसको भी हटा के हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया। अब इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, तो यहाँ पर एसएसआई और एमएसआई का इस्तेमाल जो है वो किया गया। एसएसआई का मतलब क्या है कि ये जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ना, ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और इसके साथ साथ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मतलब ये स्मॉल से मीडियम साइज के जो कंप्यूटर थे उस चीज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जहां पहले ये माइक्रो सेकेंड के अंदर थे, फिर ये मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के अंदर आए। अब ये देखोगे ना तो ये माइक्रो सेकेंड से भी हटके अब ये नैनो सेकेंड के अंदर चले गए, जो कि ड्राफ्टिक इंप्रूवमेंट स्पीड के अंदर हमें देखने को मिला कि इनकी इस कंप्यूटर की स्पीड 2G और 1G की अपेक्षा में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी भी याद रखेंगे कि इसकी जो साइज है ना, अगर आप देखोगे तो जो मिनी कंप्यूटर्स आज हम यूज करते हैं, बेसिकली उनका जो जन्म हुआ था वो इसी 3G कंप्यूटर की वजह से हुआ था, क्योंकि इनकी साइज काफी कम हो गई थी और ये ऑफिस में काफी कम जगह लेते थे और इजीली कहीं पर भी फिट हो जाते थे। तो ऐसे कंप्यूटर पहली बार कब बने, तो दैट वाज क्रिएटेड इन द 1965, जिसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। अब याद रखना कि यहाँ पर आपको इंटरफेस रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इंटरफेस रेवोल्यूशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो पंच कार्ड 1 to 2nd जनरेशन है, मतलब 1 to 2nd जनरेशन के अंदर आपको केवल और केवल कुछ पंच कार्ड से देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप थर्ड बोल सकते हो कि जनरेशन में जाते हो, तो थर्ड जनरेशन के अंदर आपको कीबोर्ड, माउस एंड प्रोसेसर कह रहा हूँ, जो हमारे सीपीयू वगैरह हैं वो सारी चीजें देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पंच कार्ड था उस पंच कार्ड का इस्तेमाल खत्म हो गया जब हम बात करते हैं अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कीबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर बनी जहां पर हम कीबोर्ड को, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, मॉनिटर को, इन सब का इस्तेमाल क्या करते थे पंच कार्ड की जगह पे और प्रिंट आउट्स की जगह पे। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर पता लगती है। अब ये चीज हमें याद ये रखना है कि जो हमारे आईसी चिप है वो हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, और ये है हमारे ऑपरेशन एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया गया, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या किया गया, यूज करा गया। मतलब यहाँ पर आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कर सकते थे, तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आया। रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग जो डेटा वगैरह था उस चीज को यहाँ पर इम्पोर्ट इस्तेमाल किया गया। और कंप्यूटर जो है ना वो अब मल्टीपल एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ क्या कर सकता था, प्रोग्राम कर सकता था। तो इस तरीके के फीचर जो है वो 3G जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर लाया गया। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो पहले हमारी मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज आई, वही थर्ड जनरेशन के अंदर जो हमारी लैंग्वेज है वो टोटली हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं HLL, इस पे शिफ्ट हो गई। इसके अंदर हमने फोर्ट्रॉन 224 एंड कोबोल, पास्कल एंड बेसिक जैसी भाषाओं का हमने क्या किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि बताओ फोर्ट्रॉन 224, इसके अलावा कोबोल, पास्कल और बेसिक, ये सब क्या है हमारी, तो बेसिकली ये हमारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो देखो हमारा ये जो 3D कंप्यूटर है ना इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज देखो कि इसके वजह से रिलायबिलिटी काफी ज्यादा हो गई, लोगों के कंप्यूटर पे भरोसा काफी ज्यादा होगा। अर्ली अपग्रेड जो है वो हार्डवेयर हमें देखने को मिले, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट थी, और कहीं ना कहीं ये कम पावर जो है वो कंज्यूम करते थे जिसकी वजह से ये गर्म भी नहीं होते थे। डिसएडवांटेज क्या था कि जो आईसी चिप फैब्रिकेशन है ना इसके लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती थी, और एसी अभी भी थोड़े बहुत केसेस के अंदर रिक्वायरमेंट थी एसी की, बिना एसी के कंप्यूटर नहीं चल पा रहा था। तो इट वाज अगेन और ड्रॉबैक जो कि हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है, तो दैट इज IBM 360 सीरीज। अब देखो IBM 360 सीरीज हो गया, PDP 8 हो गया, PDP 11 हो गया, TDC 316 हो गया, ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल होते हैं किस चीज के, तो ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं 3D जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर याद रखना कि जो ये हमारे जैक किबर्ली हैं जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड रॉबर्ट नाइको जो कि फ्रांसिस सेमीकंडक्टर के अंदर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी जनरली पूछता है वहां पर पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अपने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। देखो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये 1971 में बना था, और नॉट इन 1971 टू प्रेजेंट, बल्कि बीच में बंद भी हुआ था। लेकिन आप इस चीज को ऐसे कुछ समझो कि जो हमारे अब तक हमने पढ़ा ना उस चीज का एडवांस वर्जन हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या यूज किया कि जो आईसी चिप थी उस आईसी चिप को हटा करके, इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा करके अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करा है इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो टेक्नोलॉजी को अलाउ करती है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं उनको एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर क्या किया जाए, रखा जाए, जिससे कि वो क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है, जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को, ठीक है, जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता है, किसी एक जगह, किसी एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, जैसे कि ये है। तो एक माइक्रो बोल सकते हो कि प्रोसेसर कैसे बनता है, तो जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को हम एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो इस चीज की वजह से वो बनता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर देखोगे कि 1000 से भी ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर है, इनको जब हमने कॉम्पैक्ट कर दिया तो ये कॉम्पैक्ट होकर के क्या बन गए, एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बन गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, और वो ये है कि इसका फिजिकल एंड अपग्रेडेशन क्या था जब हम बात करते हैं 4G कंप्यूटर की। देखो 4G कंप्यूटर के अंदर आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर पीसी का रेवोल्यूशन देखने को मिला। तो जो आप पर्सनल कंप्यूटर देखते हो ना, जो पीसी हम आज इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये जो पीसी है वो तभी बना था जब हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो इस जनरेशन के वजह से जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं इनका बर्थ हुआ, और कंप्यूटर जो है वो काफी छोटे हो गए और ऐसे हो गए जिनको कि आप अपने डेस्क पे भी रख के इस्तेमाल कर सकते थे। स्पीड की जब बात करें तो इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
जो चीज पहले मिली सेकेंड में थी, फिर माइक्रो सेकेंड में आया, उसके बाद नैनो सेकेंड में गया, और ये चीज अब क्या हो गई है, पिको सेकेंड के अंदर चली गई है, और एक साथ ये भी कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकती थी और उसके अंदर कैपेबल थी। जब मेमोरी की बात करते हैं तो याद रखना कि अब तक जो हमने दो मेमोरी देखी है जो कि सेकेंड जनरेशन की थी, वो किस चीज पर बेस्ड थी, तो आपको पता लगा कि जो सेकेंड वाली मेमोरी है वो मैग्नेट के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन अब जो हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी आई, ये रैम और रोम की तरह आई, जो कि सेमीकंडक्टर वाली मेमोरी हुआ करती थी, जिसने कोर मैग्नेटिक कोर मेमोरी हुआ करती थी ना, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे अगर हमें बढ़ो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा हीट और रिलायबिलिटी फैक्टर के बारे में। और आप देखोगे कि जो ये हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था ना, इसके वजह से जो हीट जनरेशन है वो काफी कम हो गया, और इसका हम जर्नल वे में इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसके लिए हमें कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, और यहाँ पर आपको इसके ऊपर रिलायबिलिटी जो है वो भी काफी अच्छी मिलती थी, और आप इस पे हाईली रिलायबल हो सकते थे। वहीं जब हम फोर्थ जनरेशन की और भी बात करते हैं तो हमें पता ये लगता है कि जो इसका जीयूआई एंड माउसेस है, मतलब कि सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क की, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है उसको क्या किया गया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया इन द 4G कंप्यूटर। माउस एंड हैंडल डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करे गए। यूजर अब क्या कर सकते थे, सिर्फ आइकन्स के ऊपर क्लिक करके, जैसे अगर वीडियो का आइकन दिख रहा है तो उस वीडियो के आइकन पे क्लिक करके आप अपने प्रोग्राम को देख सकते थे। आपको प्रोग्राम देखने के लिए कोई स्पेशल तरीके की कोडिंग या फिर कोई रॉ कमांड देने की नीड नहीं होती थी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की, तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे कंप्यूटर हैं ये लिंक्ड होते हैं टुगेदर फ्रॉम द नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क से खुद के साथ जुड़े रहते हैं कंप्यूटर, और नेटवर्क से जुड़ने के लिए इनको लैन या वैन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता था। याद रखेंगे कि इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं इनकी वजह से जो इंटरनेट का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी तेज हुआ, और इंटरनेट भी हर जगह पहुंच गया। इसके अंदर कुछ हम एडवांस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि C++, डी बेस और SQL, ये हमारे वो लैंग्वेज है जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। अब देखो प्रोज एंड कॉन्स क्या है हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। तो एडवांटेज इसका ये है कि ये चीपेस्ट जनरेशनल कंप्यूटर था अभी तक का। ये टोटल पोर्टेबल था, मतलब कहीं पर भी आप इसे बैग में भी डाल के लेके जा सकते थे। टोटली रिलायबल था, और मैसिव कमर्शियल अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो देखने को मिलती थी। डिसएडवांटेज ये था कि हाईली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की नीड पड़ती थी, जिसकी वजह से जो VLSI चिप है वो बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो आप देखोगे कि जो अल्टियर है, अल्टियर 8800, ये फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर है जो कि 4G का ही बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसके बाद आता है एप्पल 2 और IBM PC। याद रखेंगे ये हमारे बिकम टू द होम, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एप्पल 2 और IBM PC जो है वो भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास आता है क्रेवन दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर अगर कोई है तो दैट इज क्रेवन। ठीक है, तो क्रेवन के बारे में क्या पता लगा कि जो क्रेवन है वो हमारे दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर जो है वो होता है, जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है। अब देखो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को याद करने की तो हमारे पास ट्रिक है, दैट इज माइक्रो। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्रिक है, दैट इज माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है कि यहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर या माउस का इस्तेमाल करते हैं फोर्थ जनरेशन में। आई यानी कि इंटरनेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सी यानी कि सी और C++ जो एडवांस कोडिंग लैंग्वेज होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। रैम और रोम जो है वो सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिला। तो ये हमारे फोर्थ जनरेशन के क्या हो गए, कुछ ट्रिक्स हो गए जिनके थ्रू आप इन चीजों को याद रख सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पर, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। याद रखना ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक की जनरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी मेन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर, इसका मेन टेक्नोलॉजिकल चीज क्या है। आपको पता लगेगा ULSI एंड AI। ये ULSI AI क्या है, तो याद रखना ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज द ULSI टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है ना, वो लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि ग्रुप्ड होते हैं इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप बात करते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड अपग्रेडेशन की, तो आपको पता लगता है कि जो इसके पैरेलल में प्रोसेसिंग थे, लाइक मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिंगल कोर प्रोसेसिंग टू द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, कंप्यूटिंग मैसिव डेटा एंड
सेट्स स्टेबलाइजेशन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जैसे कि पहले के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक डेटा को क्या करते थे, एनालिसिस करते थे, लेकिन ये जो हमारे 5G जनरेशन के कंप्यूटर है ना, ये एक साथ ऐसे कई सारे जो डेटा वगैरह हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली उनका रिजल्ट आपको बता सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपकी पारस्परिक एक तरीके से होती है, जो आपका ट्रेडिशनल एंगल होता है, ये चीज आपकी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अब फिर हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम। यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि ये जो हमारे सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, जो ऑन गोइंग रिसर्च वगैरह चलती है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 5G टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है। यानी कि जो 5G कंप्यूटर जनरेशन है, यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि इसके अंदर जो सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऑन गोइंग रिसर्चेस होते हैं उनके लिए हम क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो अगेन आप ध्यान रखेंगे कि जो इसकी स्पीड थी वो फेम्टोमीटर के अंदर भी आ गई थी, यानी कि लगभग 10⁻⁻15 सेकेंड, जो कि काफी हाई स्पीड होती है, वो स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत मैसिव आपका डेटा हो गया, तो एक साथ आपके CPU1, CPU2, CPU3 क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और फिर आपको फास्ट रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। तो इट इज अ पॉसिबल इन ओनली एंड ओनली द जनरेशन दैट इज 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसी के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका कोर शिफ्ट यही है कि जो हमारे ट्रांजिशन है वो हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन चीजें जो है वो वेरी करते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे 5G के ऊपर ही, और 5G में हमें पता ये लगेगा कि यहाँ पर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, जिसको हम बोलते हैं NLP, इसका इस्तेमाल किया गया। तो आप देखोगे कंप्यूटर कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड, यानी कि कंप्यूटर इस चीज की वजह से जो हमारे द्वारा बोले गए वर्ड है, जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर से बोलूँगा कंप्यूटर मेरे को एक गिलास पानी ला के दो, तो कंप्यूटर इस बात को समझ जाएगा और पानी ला के देगा। तो इस तरीके के जो अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड है ना, उन सब चीजों को क्या किया गया, यहाँ पर ऐड किया गया, जिससे कि ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और जो ह्यूमन लैंग्वेज है यानी कि सिरी या फिर एलेक्सा की आवाज, उसके मदद से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मैकेनिक लर्निंग एंड रोबोटिक्स। इसमें क्या होता है कि देखो एडवांस सिस्टम का जो इस्तेमाल है ना, वो हेल्थ केयर डायग्नोसिस के अंदर, ऑटोनोमस मिलिट्री ड्रोन के अंदर एंड सेल्फ रिलायंस केयर के अंदर हम करते हैं, जिससे कि हम इस मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल अपने कामों के लिए कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए या फिर कहीं ना कहीं अपनी चीजों को सुधारने के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज। याद रखेंगे कि जो हमारी ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है, यहाँ पर हम C और C++ लैंग्वेज का यूज नहीं करते। यहाँ पर हम पाइथन का, यहाँ पे हम जावा का, यहाँ पे हम LISP का, यहाँ पे हम प्रोलोंग का, इन सब लैंग्वेज का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स देखो क्या पता लगेगा कि जो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर है, इनका एडवांटेज ये है कि ये अनमैनेजेबल स्पीड पे काम करते हैं, और ये मैसिव स्टोरेज को क्या करते हैं, शो करते हैं। स्टोरेज इनकी बढ़ाई भी जा सकती है अगर आप क्लाउड या SSD जो है वो कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर लेते हैं या फिर इसको रख लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो AI है ना, वो सिक्योरिटी उठाती है रेज पर, और सिक्योरिटी रेज करती है, जो कि हमारी एथिकल एंड प्राइवेसी है इन चीजों के ऊपर, जो कि एक काफी बड़ा कंसर्न है, और हमारे को कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, हम सभी को इस चीज की वजह से बैन भी होना पड़ सकता है या फिर हमें जवाबदेही भी करनी पड़ सकती है। जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं CAP ऑफ इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपसे परम सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ परम क्या है। तो परम एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में बनाया गया था, और इसको बनाया किसने था, तो सीडैक ने बनाया था। फिर हमारा आता है फ्रंटियर, जो कि USA का कंप्यूटर है, और इसके अलावा जो हमारा फगुका है वो जापान का कंप्यूटर है, और ये करंट लीडिंग ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की रेस में सबसे आगे हैं, जो कि हमें पता लग रहा है। अब देखो स्मार्टफोन एंड वेयरबल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो अल्टीमेट मिनिचुराइजेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतलब काफी कम फीस जो है, काफी कम सैलरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें हमने पढ़ी वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप सभी को ये चीज जो है वो समझ में आ सके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगेन आप देखोगे हमने सर पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है 1946 से लगभग 1965 तक जाता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते, बल्कि हम वैक्यूम का इस्तेमाल इसमें करते हैं। मिली सेकेंड इसकी स्पीड होती है, मेमोरी इसकी मैग्नेटिक ड्रम की होती है, और एडवेक, एनीवेक और यूबीएक इसका एग्जाम्पल होते हैं। जब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो 65 तक जाता है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो सेकेंड से मैग्नेटिक कोर पे क्या होती है, चीजें यहाँ पे ट्रांसफर होती है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे हैं IBM 1401, CDC 1604। याद रखेंगे इनके एग्जांपल की कौन सा हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर हमारे आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर हम IC चिप का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर स्पीड नैनो सेकेंड में थी। यहाँ पर जो मेमोरी थी वो लार्ज कोल या फिर सॉलिड स्टेट का फॉर्म में हमारी मेमोरी हुआ करती थी। और इसके एग्जांपल है IBM 360, PDP 11 और 8। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन आता है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं और VLSI का। यहाँ पर याद रखना कि जो पिको सेकेंड में स्पीड थी वो बढ़ करके अब हमारी और भी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, नहीं पिको सेकेंड में यहाँ स्पीड आई थी। और यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरी जैसे कि रैम और रोम का इस्तेमाल करते थे। एप्पल 2, IBM PC और क्रे 1 इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन में तो हमें पता लगता है कि जो ULNSI, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, कहीं ना कहीं हमारी हेड हो गई है। यहाँ पर हमको फेम्टोमीटर के अंदर स्पीड देखने को मिलती है। और ऑफिशियल ऑप्टिकल डार्क एंड क्लाउड जो हमारी SSD होती है उनका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मेमोरी। याद रखेंगे कि जो परम हो गया, लैपटॉप हो गया, AI सिस्टम हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। तो दैट वाज द क्लास जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, बताया। तो कुछ इसी तरीके से क्लासेस होंगी एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट क्लास जो कि आज से बहुत दिन पहले ही मैंने क्या किया था, इस PPT को बनाया था। अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो पता भी होगा। आज मैंने इस चीज को एक डेमो लेक्चर के फॉर्म में आपको बता दिया। आपने सारी कंटेंट भी देख लिया, आपको रिवीजन कैसे करना है, जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, जो आपको क्वेश्चंस एंड जो आपको इस तरीके की PDF मिलेगी, उसको भी आपने कहीं ना कहीं देख लिया। तो अभी अगर आप चाहते हो इस बैच के अंदर इनरोल करना तो हियर इज द डिटेल्स जो कि आप पढ़ सकते हैं। याद रखेंगे इस बैच के अंदर हम कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस कवर करेंगे जो कि CAPF एग्जाम के स्पेसिफिक होगा। PYQ प्लस एक्सपेक्टेड MCQ उसमें रहेंगे। और इसका जो नोट है वो PDF सपोर्ट है वो केवल उन्हीं को मिलेगा जो कि सब्सक्राइब होंगे, यानी कि 100 रुपए के अंदर बैच में इनरोल हो गए होंगे। ठीक है, और इनरोलमेंट आप देख सकते हो, हमारी क्लासेस कुछ ऐसी होंगी। एंड ये सब चीजें हैं जो कि आप यहाँ से आ सकते हो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। तो दिस इज हियर एंड दैट्स फॉर टुडे फॉर दिस। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू।